अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखा था। डायाग्राम के थ्रू हमने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था और मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं जिनके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लेड चैम्बर प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक लेड चैम्बर प्रोसेस होता है, और दूसरा बच्चे जो हमारे पास होता है वो होता है जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम यहाँ पर जो मोस्टली यूज़ करते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को, वो किसका इस्तेमाल करते हैं जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ऑलमोस्ट 80% हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। अच्छा बच्चे, उस दिन हमने डायाग्राम के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा था। ये सारी डायाग्राम मैं आपको फिर अगेन दिखा देती हूँ जिसमें हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे कि हम साथ साथ डायग्राम को अगेन रिवाइज करेंगे और साथ साथ इससे रिलेटेड जो आपकी थ्योरी है आपकी बुक पर या फिर जो रिएक्शंस हैं उनको भी हम साथ साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला जो हमारे पास आता है जी स्टेप आप कह लें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, वो है जी पाइराइट बर्नर। सबसे पहले क्या आता है जी हमारे पास पाइराइट बर्नर, जिसे आप सल्फ़र बर्नर का नाम भी दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं जी, सल्फ़र बर्नर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा जी पाइराइट बर्नर, जिसे हम क्या कहेंगे, सल्फ़र बर्नर भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से अगेन रिवाइज कराऊँ तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी बच्चे, यहाँ पे हमने बात की थी कि एयर आती है, ठीक है, और यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर ये सारा क्या लगा हुआ है जी, हमारे पास हमने पाइराइट डाला हुआ है। यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, कंबशन हो जाएगी। यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, कंबशन होगी। सल्फ़र की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन जनरेट कर देगा। तो इसको हम ज़रा रिएक्शंस के थ्रू देख लेते हैं। तो बेटा क्या रिएक्शन होगा कि सबसे पहले हमारे पास आएगा पाइराइट, जिसे हम दूसरा नाम कह देते हैं सल्फ़र। उसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये मिलकर क्या बना देगा जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ये क्या बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और बच्चे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस दौरान हमारे पास 297.03 किलो जूल पर मोल हीट क्या होती है जी, रिलीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ आपने देख ली जो हमने डायग्राम के अंदर भी समझी थी। उसके बाद देखिए बच्चे, हमारे पास ये फ्री सल्फ़र की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये पाइराइट ये वाला भी हो सकता है जी फेरस सल्फाइड के, जिसे हम नाम देंगे जी ये पाइराइट इस फॉर्म में भी हो सकता है। फेरस सल्फाइड से हम पाइराइट का नाम देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चे, इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा जी हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में बच्चे ये जनरेट करेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि बच्चे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जनरेट होनी है इस स्टेप के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा और उसको रिएक्शंस के थ्रू भी देखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए बच्चे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है जी, वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे पास रिलेटेड है जी प्योरीफिकेशन यूनिट की तरफ। दूसरा स्टेप कौन सा आ जाएगा जी, प्योरीफिकेशन यूनिट। इसको देख लेते हैं। प्योरीफिकेशन यूनिट के अंदर हमने क्या सारा काम किया था, जिसमें हमने डायग्राम में सारी बात की थी। पहले डायग्राम को अगर हम साथ साथ देखेंगे तो हमें इनके रिएक्शंस, इनका ओवरऑल प्रोसीजर समझना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह बन रही होती है ना, तो इनके अंदर और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, डस्ट वगैरह ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम फिर इन्हें क्या करते हैं बच्चे, हम इन्हें इधर से गुजार के एक सिलेंडर के अंदर लाते हैं जहाँ पे वॉशिंग एंड कूलिंग टावर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जाता था और नीचे से इम्प्योर गैसेस आ रही थी, डस्ट आ रही थी, तो डस्ट ये सारी नीचे बैठ जाती थी, ठीक है। जब डस्ट नीचे बैठ जानी और बाकी कुछ हद तक गैसेस क्या हो जाती थी, प्योर हो जाती थी, फिर उन्हें हम क्या करते थे, इन पाइप में से गुजारते थे और उन्हें क्या कर देते थे, कूल डाउन कर देते थे 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता था, ये सारा भी, ये जो सारा यूनिट है ना, ये आप कह लें कि ये प्योरीफिकेशन यूनिट ही है। कौन सा यूनिट है, ये प्योरीफिकेशन यूनिट है, जहाँ तक आर्सेनिक एम्पलीफायर
आर्सेनिक प्योरीफायर चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको कूल डाउन किया, फिर उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते थे एब्जॉर्बेंट के तौर पर, जो क्या करेगा यहाँ पर सारे का सारा जितना भी वाटर है उसको क्या कर देगा, ड्राई कर देगा, और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी और उसके बाद फिर वो जाती है आर्सेनिक प्योरीफायर की तरफ, ठीक है। वहाँ पर हमने जेलेटिन या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, इसका रिएक्शन होगा आर्सेनिक प्योरीफायर के साथ और यहाँ से सारे का सारा वो आर्सेनिक और इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये सारे का सारा क्या है, ये प्योरीफिकेशन यूनिट है। तो इसको हम देख लेते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस भी और थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी है। मैंने डायग्राम को अगेन रिवाइज किया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, सबसे पहले हमने क्या बात की जी, हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, SO2 जो हमारे पास फॉर्म हुई है, यानी कि जो SO2 गैस बनी है, अब इसके साथ साथ हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इनके साथ साथ हमारे पास क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा उसके अंदर बच्चे हमारे पास नाइट्रोजन भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके अंदर सबसे स्पेशल आर्सेनिक के ऑक्साइड्स भी आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनको क्यों प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि बच्चे देखें जो हमारे पास कंबशन के बाद गैसेज जनरेट हुई हैं वो इम्प्योर हैं, ठीक है। अगर वो इम्प्योर हैं तो उसके अंदर आर्सेनिक ऑक्साइड सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर हम डायरेक्टली कैटालिटिक चैनल में भेजेंगे, कैटालिटिक चैम्बर में भेजेंगे, तो वहाँ पर जाके कैटालिटिक चैम्बर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगी, ख़राब करेंगी। इस वजह से यहाँ पर हमें प्योरीफिकेशन यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है वो क्या होगी, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद क्या बात की थी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले उन्हें हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमने देखा कि वहाँ पे वॉश किया जाता है उन्हें पहले, ठीक है। सबसे पहले उन्हें क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें कूल डाउन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि हम उसको फिर क्या करते हैं जी, ड्राई करते हैं। और लास्ट में हमने देखा था जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटी हमारी रिमूव होनी थी वो कौन सी थी, कि वहाँ पर हमने ये बात की थी कि वहाँ पर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करती है बच्चे, ये हमारे पास रिएक्शन करेगी आर्सेनिक के जो ऑक्साइड्स बने हैं ना, आर्सेनिक के ऑक्साइड AS2O3 आर्सेनिक के ऑक्साइड्स के साथ बच्चे ये रिएक्शन करेगी, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास ये क्या करेगी, आर्सेनिक के ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये आयरन उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये आयरन क्या कर लेगी, उनको बच्चे एब्जॉर्ब कर लेगी और साथ में रिलीज़ करेगी वाटर। क्या रिलीज़ कर देगी, वाटर रिलीज़ कर देगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जितने भी आर्सेनिक के ऑक्साइड्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा चैम्बर आ जाता है जी, ये आ जाता है जी प्योरीफिकेशन चैम्बर, ठीक है। अभी तक हमने पायराइड सल्फर बर्नर की बात की और साथ में प्योरीफिकेशन चैम्बर की बात की। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर आ जाएगी वो यूनिट हमारे पास आता है जी कॉन्टैक्ट टावर एंड हीट एक्सचेंजर्स। थर्ड वन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट टावर, जिसे हम आप कह लें कि कैटालिटिक चैम्बर का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट टावर और साथ में हमारे पास आ जाएगा हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, हीट को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट टावर एंड हीट एक्सचेंजर आ जाता है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या काम होना है, यहाँ पर फिर हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी बच्चे कि यहाँ पर सबसे पहले इसको अगेन हमारे पास क्या कर रहता है, जब आर्सेनिक सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है ना, आर्सेनिक के ऑक्साइड्स, तो फिर इन्हें टेस्ट बॉक्स के अंदर भेजा जाता है। वहाँ लाइट के थ्रू हम सारा एनालाइज करते हैं कि आर्सेनिक और बाकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हुई भी हैं कि नहीं हुई। उसके बाद फिर अगेन प्रीहीट किया जाता है और फिर यहाँ पर इसको भेज दिया जाता है कैटालिटिक चैम्बर में, ठीक है, जिसे कॉन्टैक्ट चैम्बर का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेंडियम पेंटाऑक्साइड, यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू इसको देखा था, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पर देखें सबसे पहले अब क्या होना है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन होगा किसके साथ जी, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं जी, वेंडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, वेंडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जब इसका रिएक्शन होगा तो बच्चे यहाँ पर ये जनरेट करेगा हमारे पास SO3,
यहाँ पर अगर डायरेक्ट रिएक्शंस की बात की जाए ना बच्चे, सबसे पहले अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट करेगा। और हमने बात की थी उस डायग्राम के अंदर कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उस दौरान हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। वो कितनी होती है? -98.98 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, इस हीट को मेंटेन करने के लिए फिर हमें जो गैस का फ्लो इस तरह मेंटेन करना पड़ता है कि ये जो हीट है ये क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, कि इतनी ज़्यादा हीट रिलीज ना हो। अब बच्चे जो वेंडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे हमने यूज़ किया ना, बेसिकली ये 2 स्टेप्स के अंदर वर्क करेगा। V2O5 ना 2 स्टेप्स के अंदर वर्क करता है, मतलब ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, ये बल्कि इनडायरेक्ट रिएक्शन आप कह सकते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, वेंडियम पेंटॉक्साइड बच्चे हमारे पास ये ऑक्सीडेशन करवाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की। पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है जी, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ वेंडियम पेंटॉक्साइड। SO2 का रिएक्शन किसके साथ होना है, V2O5 वेंडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ। तो बच्चे यहाँ पर क्या जनरेट कर देगा, एक तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जनरेट करेगा SO3। अब यहाँ से अगर ऑक्सीजन क्या है SO3 बन गया, पीछे क्या बच गया V2O4। क्या बच गया, V2O4 वेंडियम टेट्राऑक्साइड। अब बच्चे यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं ना, वो सिर्फ उनका काम रिएक्शन को कैटलाइज करना है, ना कि खुद पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ से वेंडियम पेंटाऑक्साइड, इसका बेसिकली रिएक्शन होता है इस ऑक्सीजन के साथ, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है V2O5 के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप आया ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा स्टेप आता है रीजनरेशन का। किसका आता है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बात ये है बच्चे कि देखिए यहाँ पर हमने बात की ना कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज़ करेगा, बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेंडियम पेंटॉक्साइड। बेसिकली ये रिएक्शन डायरेक्टली इस तरह नहीं होता, ये रिएक्शन इस तरह होता है कि हमारे पास सबसे पहले वेंडियम पेंटॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाए। किस तरह, क्योंकि ये उसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन देगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करा दी, खुद आप कह लें कि एक हिसाब को क्या हो गया, रिडक्शन इसकी होगी, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन। उसके बाद अब देखें यहाँ पर ये अनस्टेबल है, अब इसने इसको खुद को क्या करना है, स्टेबल करना है। बेसिकली ये वेंडियम टेट्राऑक्साइड इस हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जो यहाँ पर हमने यूज़ की है, और खुद को वेंडियम पेंटॉक्साइड की फॉर्म में दोबारा से क्या कर लेता है जी, रीजनरेट कर लेता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या बन गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। लेकिन हमें चाहिए क्या, H2SO4। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो हमारे पास आएगा, जो लास्ट वन चैम्बर आएगा, उसको हम देख लेते हैं। वो भी हम डायग्राम के थ्रू पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हमने बात की थी कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी तो यहाँ पाइप से, कॉइल्ड पाइप से मूव करके लास्ट चैम्बर के अंदर जाएगी, जहाँ पे हमने क्वार्ट्ज लगाए होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। और यहाँ पर हम डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि इसको कंडेंस करना मुश्किल होता है और ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकता है। हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। वहाँ पे वो क्या जनरेट करेगा, ओलियम। ये क्या जनरेट कर देगा, ओलियम। इस ओलियम का रिएक्शन होगा वाटर के साथ और वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं जी रिएक्शंस की फॉर्म में। ये मैंने डायग्राम आपको अगेन से सारी रिवाइज करवाई है। लास्ट वन बच्चे जो हमारे पास इसके अंदर आया है, जो हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जनरेशन हुई है, वो है जी एब्जॉर्प्शन टावर। वो कौन सा आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन टावर। अच्छा बेटे, इसके अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर डायरेक्टली, वाई। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, कि हम डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड को जनरेट क्यों नहीं करते। तो बेटे वैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, मैं आपको अगेन इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए बच्चे, हमारे पास अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ना वाटर के साथ, तो ये जनरेट कर देगा H2SO4 को, लेकिन यहाँ से फिर मज़ीद हमारे पास क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी और वो होगी -176.6 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, और बेटे यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमने यहाँ पर पहले ही बात की कि ये रिएक्शन इसलिए फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, नॉट फिजिबल ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रही है, और दूसरा बेटा इसके एसिडिक फ्यूम्स
ठीक है। अब क्या होगा, एक तो ये हीट रिलीज़ करेंगे और वहाँ से एसिडिक फ्यूम जनरेट होंगे जो क्या करेंगे, पास खड़े जो वर्कर्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाएंगे और फिर इन फ्यूम्स को कंडेंस करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस। उसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन होगा जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो जनरेट कर देगा H2S2O7। इसका नाम है जी ओलियम। क्या नाम है इसका, ओलियम। फिर इस ओलियम का बच्चे हमारे पास रिएक्शन होता है जी वाटर के साथ और ये वहाँ पर जनरेट कर देगा जी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जनरेट कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा मेन कंपाउंड है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह बच्चे हमारे पास ओवरऑल टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने पहले सारी डायाग्राम 1 बाय 1 करके देखी थी, अच्छी तरह समझी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको डायाग्राम अगेन रिवाइज भी करवाई और इसके जो थ्योरी थी, जो रिएक्शंस थे, उसको भी सारा करवाया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बेटे आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।